एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, बोलो। अच्छा, हाँ, ये तो सवाल बोल ही थे कि अच्छा सवाल है। बना सवाल किसी से, क्या मतलब किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में? आर्यमन, डाउट है? हाँ सर, डाउट है। एक चीज बता, जैसे इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीज का कहीं एक्सप्लेन किए थे क्या? काइनेटिक्स और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, कुछ याद है कहाँ पे एक्सप्लेन किए थे इस चीज को, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट? सर भूल गए। अबे मारेंगे, इतना मारना, भूल गए तो लास्ट क्लास में बोले थे ना ये चीज एक्सप्लेन किया कहीं पे ढूंढने का है। जब रेट ऑफ रिएक्शन से प्रोडक्ट डिटरमाइन होता है तो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं केसीपी। और जब थर्मोडायनेमिक्स से मतलब स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट का मेजर, मतलब कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, अगर थर्मोडायनेमिक्स से डिसाइड होता है, स्टेबिलिटी से डिसाइड होता है, तो उस केस में हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं, टीसीपी। तो जब भी कभी मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाते वक्त हमेशा, मतलब जब मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो स्टेबिलिटी वाले पार्ट को देखते हुए चलेंगे, तो उस केस में हम लोग टीसीपी बोलेंगे, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और अगर कभी भी मेजर प्रोडक्ट बनते वक्त हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन मैटर कर रहा है तो केसीपी बोलेंगे। जब हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बताते हैं तो हॉफमैन वाले पार्ट में यही होता है कि अगर मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग किसी बल्कियर बेस के साथ करा रहे हैं, किसी बल्कियर बेस के साथ, तो ये बल्कियर बेस वाला पार्ट जब रिएक्शन करेगा तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन पे रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगा और यही मेजर प्रोडक्ट निकल के आता है। तो लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन के ऊपर जो रिएक्शन होना है, यहाँ से अगर मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्योंकि मोड हिंडर्ड कार्बन पे रिएक्टिविटी वाला पार्ट कम है, तो प्रोडक्ट भले ही लेस स्टेबल है लेकिन फिर भी मेजर बन के आता है। तो मेजर क्यों बन के आ रहा है? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन पे ज्यादा निकल के आ जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हुए काम करते हैं। तो जैसे एक चीज देखो यहाँ पे, ये दोनों वाले पार्ट में अगर रिएक्शन कराते हैं डबल बॉन्ड पे, तो दोनों अल्कीन है, कहीं भी रिएक्शन हो सकता है, दोनों एग्जैक्टली सेम अल्कीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिमेट्रिकल अल्कीन दे रखा तो कहीं भी रिएक्शन कराओ। जब रिएक्शन कराएंगे तो मान के चलते हैं कि पहला वाले पाई बॉन्ड पे रिएक्शन हुआ, अगर पहले वाले पाई बॉन्ड पे रिएक्शन होगा तो दो पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव चार्ज बनने का, बाहर वाले कार्बन पे या फिर अंदर वाले कार्बन पे। बाहर वाले कार्बन पे केवल हाइपर कंजुगेशन मिलेगा और अंदर वाले कार्बन पे रेजोनेंस भी मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात हम लोग रेजोनेंस कंसीडर करते हुए ये कार्बोकेटायन बनाएंगे। और ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस में भी जा सकता है, इसका मतलब ये भी बन सकता है आराम से। तो इस कार्बोकेटायन के ऊपर अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे HI वाले पार्ट में I- न्यूक्लियोफाइल होगा, अगर इस गिवन कार्बोकेटायन पे I- ऐड करते हैं तो उस केस में यहीं से हम लोग को आयोडीन का एडिशन मिलकर प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर रेजोनेंस कराने के बाद दूसरे वाले कार्बोकेटायन पे आयोडीन का एडिशन करते हैं तो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। पहले वाले में और दूसरे वाले में ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है? तो ऑब्वियस सी बात है ये सेकंड वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ वाले पार्ट में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। तो अगर हम लोग ये सोचे कि पहले वाला कार्बोकेटायन बना और बनते ही उस पर रिएक्शन हो गया, केवल फर्स्ट पार्ट, ये पहले वाला कार्बोकेटायन बना और बनते ही रिएक्शन हो गया, तो इस केस में जो रिएक्शन है वो भले ही लेस स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन बनते ही अगर तुरंत रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब बनने के बाद उसको रेजोनेंस करने का मौका नहीं मिल रहा, बनते ही उस पर रिएक्शन हो जा रहा है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के वजह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऑल्दो ये प्रोडक्ट वाला पार्ट लेस स्टेबल है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, क्योंकि कार्बोकेटायन बनते ही रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्शन के फास्ट बिहेवियर की वजह से ये चीज हो पा रहा है। ये ऊपर वाला पार्ट काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा और नीचे वाला पार्ट सुकून से अपना स्टेबिलिटी वाले पार्ट में गया, और स्टेबिलिटी वाले पार्ट के बाद फिर ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो इस चीज में हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। नॉर्मली लो टेम्परेचर पे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनेगा और हाई टेम्परेचर वाले पार्ट पे थर्मोडायनेमिकली। अब लो और हाई का मतलब ये नहीं कि हाई टेम्परेचर मतलब 500 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लो और हाई का मतलब -80 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब -80 बहुत लो हो गया और +30 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर हो गया, तो केसीपी टीसीपी बोल सकते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट केसीपी होगा, दूसरा वाला पार्ट टीसीपी होगा, मतलब पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमको। समझ आया अरमान? यस सर। ओके,
और कोई डाउट किसी को? जल्दी बताओ, और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है किसी को? डीपीपी बुकलेट इधर उधर कुछ भी? चलो ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अरे यार लास्ट क्लास में एक वर्कशीट देना बाकी रह गया था। चलो ठीक है, हम वर्कशीट बना करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आज हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद होमवर्क आज बहुत सारा मिलेगा तुम लोगों को। चलो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो भी रिएक्शंस करा रहे थे, अभी तक रिएक्शंस में ये चीज था कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो पहले एक हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा था, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में एक कार्बोकेटायन बन रहा था, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे थे, और क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो पा रहा था। इस तरह का पॉसिबिलिटी आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी टाइप का रिएक्शन हो। जब रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो अगर मान लो कि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में हेलोजन का एडिशन कराए, X2 वाला पार्ट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर X2 का एडिशन कराए, तो इस केस में प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोगों को विसिनल डाइहैलाइड मिलता है। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर हम लोगों को हेलोजन वाला पार्ट मिल रहा है, तो इस केस में विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन मिलेगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, लेकिन इस केस में जब हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों को जो कार्बोकेटायन है वो नॉन क्लासिकल मिलता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का मतलब क्या होता है, वो चीज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे ऑक्साइड में, बट यहाँ पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। और इस केस में मीडियम वाले पार्ट में नॉर्मली हम लोग एक इनर्ट मीडियम CCl4 लेके चलते हैं। CCl4 हो सकता है या फिर कहीं कहीं पे CH2Cl2 भी हो सकता है। ये सब इनर्ट मीडियम है, इन सब मीडियम्स को यूज करके हम लोग आराम से ये रिएक्शन कराते हैं। गिवन कंडीशन ये होता है कि X वाला पार्ट हम लोगों का क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। फ्लोरीन नहीं हो सकता, इसके पीछे एक रीजन होता है, और आयोडीन नहीं हो सकता, इसके पीछे कुछ दूसरा टाइप का रीजन होता है। मतलब हम लोग फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करा सकते। तुम लोग ये चीज पहले डिस्कस भी किया था जब हम लोग ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड मेंशन कर रहे थे, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड में चीज मेंशन किया था तुम लोगों को कि इन जनरल हम लोग रिएक्शन कराते वक्त फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करा सकते। आगे पता चलेगा। तो आगे में एक पार्ट यहाँ पे है कि हम लोग फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते उसको हम लोग रीजन में अलग से मेंशन करेंगे, लेकिन हम लोग आराम से क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा सकते हैं अल्कीन के ऊपर। इनफैक्ट जब हम लोग अल्केन का रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब भी पता चलेगा कि वहां पे भी हम लोग फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन नहीं करा सकते हैं, वहां पे भी केवल क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही करा सकते हैं। तो इस केस में अल्कीन के ऊपर हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CH2Cl2, कोई भी इनर्ट टाइप का मीडियम, तब उस केस में आराम से विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है और हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये भी अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। इस चीज को हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन या हेलोजनेशन रिएक्शन के फॉर्मेट में कंसिडर कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन, और ब्रैकेट में लिख लेना या फिर डैश देकर के लिख लेना CCl4। ये हम लोग का एक बेसिक रिएक्शन है जो हम लोग को कंसिडर करना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। नोट करो इसको, फिर उसके बाद मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कशन करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टाइप का रिएक्शन है। जैसे हम लोग का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर इसका रिएक्शन हम लोग HX से साथ कराए थे तो वहां पे स्टेप ऐसा मेंशन किया था
कि H+ वाले पार्ट के साथ हम लोग का अल्कीन वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, H+ वाले पार्ट के साथ कंबाइन करके आराम से यहाँ से हेलोजन की बॉन्ड को हटाता है, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ पे भी सेम स्टेप है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम लोगों का दोनों ही कार्बन हेलोजन है। अगर तुम लोग को कुछ कुछ याद है जीओसी, एक सवाल पूछ रहे हैं, जीओसी में जब सबसे पहले हम लोग ये टर्म यूज किए थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो वहां पे दो तरह का इफेक्ट मेंशन किया था, याद है किसी को भी? जीओसी में सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग टर्म डिस्कस करते हैं तो उस केस में दो तरह के इफेक्ट की बात करते हैं। कौन से दो तरह के इफेक्ट की बात करते हैं, कुछ भी याद है किसी को? इंडक्टोमेरिक एंड इलेक्ट्रोमेरिक। टेम्पररी परमानेंट। टेम्पररी इफेक्ट और दूसरा परमानेंट इफेक्ट। और परमानेंट वाले पार्ट में हम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुएशन, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। और हम लोगों के टेम्पररी इफेक्ट वाले पार्ट में इंडक्टोमेरिक इफेक्ट आता है और दूसरा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है। और उस टाइम पे ये बोले भी थे ये दोनों इफेक्ट काम के नहीं है, एप्लीकेशन इसका हम लोग नॉर्मली कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में आता है, रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट यहीं पे है। सबसे पहला सवाल ये कि ये अल्कीन वाला पार्ट तो चलो न्यूक्लियोफाइल है, इसमें दिक्कत नहीं है, बट ये हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल क्यों बन गया? और हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल अगर बन भी रहा है तो इसमें तो लोन पेयर्स है। तो दो रीजन है इलेक्ट्रोफाइल बनने का। एक रीजन, ये रीजन वगैरह सब ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल थियोरेटिकल पॉइंट है जो मैटर करेगा। तो इस रीजन वाले पार्ट में जैसे एक तो ये चीज है कि हम लोग के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्योंकि हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन की बात कर रहे हैं तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्लोरीन रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। आयोडीन रिएक्शन क्यों नहीं करता? उसका एक पॉइंट बहुत यूनिक है, उसका एप्लीकेशन हम एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे तुम्हारे क्लास में, जब हम लोग ईथर का रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, उस क्वेश्चन से भी एसोसिएट करेंगे उस चीज को। तो इस केस में वैकेंट डी ऑर्बिटल है जिसकी वजह से हम लोग आराम से इलेक्ट्रोफाइल बना सकते हैं, एक रीजन। लेकिन केवल ये एक सिंगल रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे ऑपरेट करता है जिसकी वजह से हम लोग का हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। और इसका थोड़ा बहुत आइडिया तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के सबसे लास्ट टॉपिक में, मतलब बेसिकली गैसीय स्टेट में सबसे शुरुआत में वंडरवाल ये दे रखा होता है, वंडरवाल इफेक्ट्स वाला पार्ट। वंडरवाल में जैसे लंदन फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस है, उस तरह के पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोगों का दो हेलोजन वाला पार्ट है तो दोनों के दोनों आराम से ओवरलैप करके ऐसा डायग्राम बनाएगा। बट अगर एक चीज सोच के देखो, अगर न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करेगा, मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अप्रोच करेगा हम लोगों के इस हेलोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ऑब्वियस से बात रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो उसके वजह से ये हेलोजन वाला जो पार्ट है ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब ये दोनों एटम्स में से एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो जब ये दूसरे तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेगा तो पूरा मॉलिक्यूल इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो। अभी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अपने आप को एक सिमेट्रिकल शेप में एग्जिस्ट तो करा रहा है, बट जैसे ही इसकी तरफ न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया तो रिपल्शन की वजह से इस साइड का इलेक्ट्रॉन अपने को दूर डालना चाहेगा, और क्योंकि एटम का साइज भी बड़ा है तो आराम से दूर जा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से जो शेप वाला पार्ट है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड नेचर का रहेगा। डिस्टॉर्टेड नेचर का मतलब जैसे हम लोग फजांस रूल में डिस्कस करते हैं उस टाइप का। बस डिफरेंस ये है कि फजांस रूल में डिस्टॉर्शन कटायन के तरफ होता है और यहाँ पे अनायन से दूर हो रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल से दूर हो रहा है। तो जिस साइड में रिपल्शन है उधर साइड में इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कम होकर के दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट इंक्रीज कर जाएगा। तो जिधर इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कम हो गया उधर साइड डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे साइड डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। ये तब होगा जब हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को रख रहे हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटा तो फिर से ये पार्ट बैक टू पोजीशन, मतलब बैक टू नॉर्मल पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल के इन्फ्लुएंस में हुआ है, टेम्पररी है। और डाइपोल का क्रिएशन हो रखा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस टेम्पररी डाइपोल का क्रिएशन हो रहा है। मतलब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया ऐसा डाइपोल बन गया, न्यूक्लियोफाइल हटते ही फिर से वापस से न्यूट्रल स्ट्रक्चर में हम लोग मूव कर जाएंगे। इस तरह के पार्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आराम से बोल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का भी एक एप्लीकेशन होता है जिसकी वजह से हम लोगों का यहाँ पे हेलोजन वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि अभी न्यूट्रल हेलोजन है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट दूसरे तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, तो एक तो वैकेंट डी ऑर्बिटल साथ ही साथ डेल्टा प्लस, इसका मतलब हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर वाला पार्ट इंक्रीज कर सकता है।
तो इस वजह से हम लोगों का यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वाले पार्ट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहला। एक ये पॉइंट है छोटा सा जिसको ध्यान रखना है, ये पॉइंट हम नीचे लिखवाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं लिखवाएंगे, अपने काम का नहीं होता, लेकिन ये वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला पार्ट मेंशन करेंगे हम लोग। अब इसके बाद वाले स्टेप में जब हम लोग हेलोजन वाले पार्ट को हटाए तो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हेलोजन वाला पार्ट तो हट गया यहाँ से, तो अपने स्ट्रक्चर में बनना क्या चाहिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे जब हाइड्रोजन लेके चलते थे तो हाइड्रोजन के केस में सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता था और एक कार्बोकेटायन बनता था, ये बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो था। अब अगर यहाँ पे हेलोजन है तो हम लोग का यहाँ पे हेलोजन ऐड होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होना चाहिए, साथ ही साथ दूसरा हेलोजन बाहर निकल के चला जाएगा। अब एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये एक छोटा सा इफेक्ट है जिसको ध्यान भी रखना होता है, पहले भी डिस्कस किया है। जब भी कभी जैसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बगल वाले पार्ट में एटम के ऊपर लोन पेयर है, तो इस केस में हम लोग एनजीपी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग एनजीपी रिएक्शन का, तो पता चल गया है कि हम लोग के जिस कार्बन के ऊपर एक लिविंग ग्रुप होता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे कोई ऐसा एटम है जिसपे लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके उस एटम को हटा देता है। तो ये वहां तो न्यूट्रल कंपाउंड था कंपाउंड था, कभी भी हेलोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा था, पर यहाँ तो हम लोग के कंपाउंड में बिल्कुल एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह के केस में जो हेलोजन वाला पार्ट है वो अपना लोन पेयर डोनेट करके अपने आप को इस स्ट्रक्चर में ना रख करके एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में रख लेता है। और क्योंकि लोन पेयर हेलोजन डोनेट कर दिया मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का फॉर्मेशन किया, तो हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज हेलोजन पे आने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, अभी भी ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के जैसा रहेगा, जैसा हम लोग इपॉक्साइड के केस में डिस्कस किए थे कि जैसे इस पे प्लस का एडिशन हुआ तो ये मतलब यहाँ पे SN1 टाइप का रिएक्शन कंसिडर करना है अपने को, वही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का यहाँ फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग ये स्टेप मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इंटरमीडिएट वाला पार्ट बनता भी होगा तो ये तुरंत बनते ही अपने आप को नीचे वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम लोग आराम से इस पर जब इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले पार्ट में हम लोगों का जो अल्कीन वाला पार्ट हुआ हेलोजन के ऊपर ऐड हुआ, और हेलोजन वाला पार्ट एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज को हम लोग हेलोनियम आयन बोला करते हैं, मतलब 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। अब इसके बाद तुम लोग ये चीज तो याद होगा जो हम लोग ये ऑक्साइड वाले पार्ट में रिएक्शन करते थे कि इसके बाद अगर हम लोग को न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराए तो न्यूक्लियोफाइल SN1 के जैसा रिएक्शन फॉलो करते हुए उस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा जिसको उसको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर मिले, वो पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। जब न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के केस में उस कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेगा जहां से उसको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर मिलेगा। तो इस केस में जैसे अभी तो सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं पे भी हेलोजन का एडिशन करा दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अनसिमेट्रिकल होता तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे उस कार्बन की रिएक्शन कराएंगे जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कैरेक्टर, मतलब इन जनरल 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट इन जनरल वो तब होगा जब केवल अल्केन है, अगर रेजोनेंस हुआ प्लस एम हुआ तो इस तरह के इफेक्ट की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग का जो हेलोनियम इंटरमीडिएट है उसमें हम लोग का न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट X- है बेसिकली, ये X- वाला पार्ट दोनों में से किसी एक जगह जा सकता है अगर हम लोग का पहला पाथ फॉलो हुआ। तो इस केस में जैसे ही हम लोग इस पहले वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके आराम से हटा सकते हैं। अगर हम लोग ये दूसरा वाला पाथ फॉलो होगा तो इस केस में ये दूसरे वाले बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके हटा सकते हैं। इसका मतलब इसके अगले स्टेप में जो ये X- है यही X- वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट करके दोनों में से कोई भी एक पार्ट पे जिस पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा वहां से हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करके हटाना है। तो इस केस में हम लोग कार्बन वाले पार्ट में एक तो अगर मान लो कि हम लोग के पहले कार्बन पे हेलोजन ऐड हुआ तो इधर से जो 3 मेंबर रिंग है ये ब्रेक होगा और दूसरे कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हेलोजन वाले पार्ट का एडिशन हो जाएगा, एक ये हो सकता है। या फिर हम लोगों का अगर दूसरे कार्बन पे हेलोजन ऐड हुआ तो इस केस में हम लोग के ये दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हम लोग आराम से हेलोजन का एडिशन करा सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलने वाला है, मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन चलो ठीक है अभी के लिए दोनों प्रोडक्ट सेम है तो पहला बोलो या दूसरा बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलने वाला है। एक पार्ट यहाँ पे जो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे अभी बोल देते हैं, लेयर डिस्कशन हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में अलग से करेंगे। अगर यहाँ 3 मेंबर रिंग है तो जब भी कभी हम लोगों का
ये हेलोजन वाला पार्ट ऐड होगा न्यूक्लियोफाइल। तो जिस साइड हेलोजन है उस साइड से तो एडिशन नहीं हो सकता, हमेशा हम लोग एंटी बॉन्डिंग वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेंगे। तो जिस साइड हेलोजन है उस साइड ये दूसरा हेलोजन ऐड नहीं हो पाएगा, हमेशा इस हेलोजन वाले पार्ट को इस पहले वाले हेलोजन के अपोजिट साइड से ही ऐड होना पड़ेगा। मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक करके हटाएंगे, ये सब एनजीपी रिएक्शन में हम लोग डिस्कस किए थे, जब बॉन्ड ब्रेक करके हटाएंगे एक हेलोजन का तो दूसरा हेलोजन हमेशा उसके अपोजिट साइड ही ऐड होगा। तो जैसे हम लोग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो हाइड्रोजनेशन में बोला था कि ऐसे अल्कीन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होता है। अब यहाँ पे जब सेम साइड से एडिशन था तो सीन एडिशन बोल रहे थे। इस केस में एक हेलोजन ऊपर से ऐड हो रहा है तो दूसरा हेलोजन नीचे से ऐड हो रहा है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से एडिशन हो रहा है तो इस तरह के एडिशन को हम लोग एंटी एडिशन रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। ये हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते चले जाएंगे। तो अभी के लिए ध्यान रखना, सबसे पहले स्टेप में हेलोनियम इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, फिर जो हेलोजन बाहर निकला था वही इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके आराम से एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकता है। नोट करो इतने पार्ट को। और इसमें भी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो पहला ही स्टेप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन तो पहले ही स्टेप में हो रहा है, तो इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फर्स्ट स्टेप ही होगा। इस वाले डायग्राम को नोट करने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर साइड में है तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट नोट करो इसमें, हेलोनियम इंटरमीडिएट या हेलोनियम आयन इज फॉर्म्ड as an intermediate second point, since non-classical carbocation is formed, therefore carbocation rearrangement does not take place. इसीलिए रिएक्शन बहुत आसान है, हम लोग कुछ करना नहीं होता है, बस ये देखना होता है कहाँ पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा और सीधा प्रोडक्ट बनाओ। रीअरेंजमेंट कराना ही नहीं होता है तो सीधा प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं। Therefore carbocation rearrangement does not take place. Third point, addition of electrophile is the RDS. Addition of electrophile is the RDS. Fourth point, इसमें भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो जैसे यहाँ पे तो कार्बोकेटायन बन भी नहीं रहा है, तो अगर कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है तो फिर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी बोलने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। तो इस केस में डिपेंड करेगा हम लोग के अल्कीन के न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर सब कुछ। अल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा
न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, उससे ज्यादा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं। पॉइंट नोट कर लो, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द पाई बॉन्ड या ऑन द एल्कीन, या ठीक है पाई बॉन्ड कर लो, ऑन द पाई बॉन्ड हायर न्यूक्लियोफिलिसिटी आगे हायर रेट ऑफ रिएक्शन, हायर रेट ऑफ रिएक्शन। Next point, CCl4, CH2, Cl2 are used as an inert medium, are used as an inert medium नेक्स्ट पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, इस पॉइंट का ध्यान रखना ही रखना है, ये बहुत जरूरी होता है। एडिशन ऑफ फ्लोरीन नॉट पॉसिबल, एडिशन ऑफ फ्लोरीन नॉट पॉसिबल, और एरो देके मेंशन कर लेना, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। और सेकंड पॉइंट, ये तो मेरे हिसाब से और भी इम्पोर्टेंट है, एडिशन ऑफ I2 वाला पार्ट, एडिशन ऑफ I2 नॉट पॉसिबल। इसके पीछे रीजन ये होता है, जैसे अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आयोडीन का एडिशन करा है तो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है। और जब हम लोग SN2 रिएक्शन वाले पार्ट में डिस्कशन कर रहे थे हैलोजन एक्सचेंज मेथड, तो वहाँ पे एक रिएजेंट था NaI के साथ एसीटोन, बट एक चीज शायद ध्यान होगा तुम लोगों को, उसमें ये चीज बोला था कि अगर विसनल डाई हैलाइड है, मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन है, और अगर इसका रिएक्शन हम लोग NaI एसीटोन के साथ कराते हैं तब उसके इसमें E2 एलिमिनेशन हो जाता है। तो उस टाइम पे बोला था कि इसका रीजन क्या है, थोड़ा आगे हम नोट करेंगे, तो वो आगे अभी है बेसिकली जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर आयोडीन वाला पार्ट अनस्टेबल होता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, कार्बन का साइज उतना बड़ा नहीं है बट आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है। तो आयोडीन वाला पार्ट अपने लार्जर साइज की वजह से काफी स्टेरिक रिपल्शन वाला पार्ट कंसिडर करता है। तो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस काफी हाई है तो ये जो मॉलिक्यूल है विसनल डाई आयोडाइड, ये पार्ट काफी अनस्टेबल नेचर का निकल के आ जाता है, मतलब विसनल डायोडाइड काफी अनस्टेबल नेचर का होता है। ये पार्ट आराम से I2 वाले पार्ट को रिजेक्ट करेगा यहाँ से और अपने आप को अल्कीन में ही कन्वर्ट कर लेता है। मतलब अगर ये बनता भी है तो बहुत अनस्टेबल नेचर का होता है, और इतना अनस्टेबल नेचर का होता है कि आराम से अपने आप को हटा के, मतलब दोनों आयोडीन वाला पार्ट अपने आप को हटा करके अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग का स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन है और एडिशन कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि I2 बन जा रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कभी भी आयोडीन का एडिशन नहीं करा सकते। और इसलिए भी NaI एसीटोन यूज करते हैं जब हम लोग, तो एक क्लोरीन या ब्रोमीन वाला पार्ट हट के अगर आयोडीन में कन्वर्ट होता भी है तो विसनल डाई आयोडाइड वाला पार्ट अपने आप को I2 में कन्वर्ट करके आराम से अल्कीन में कन्वर्ट कर लिया करता है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो इस केस में हम लोग के रिएक्शन वाले पार्ट में इस एक चीज का ध्यान रखना, विसनल डाई आयोडाइड काफी अनस्टेबल नेचर का होता है ड्यू टू काफी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके वजह से विसनल डायोडाइड का फॉर्मेशन हम लोग नहीं करा सकते हैं। तो एक पॉइंट मेंशन कर लेना, एडिशन ऑफ I2 वाले पार्ट में विसनल डाई आयोडाइड is very unstable due to high steric hindrance या steric crowding कर लो, high steric crowding of iodine and liberates I2 for the formation of
alkene liberates I2 for the formation of alkene. अगर कभी भी बगल वाले कार्बन के ऊपर आयोडीन का एडिशन रहेगा तो उस केस में हम लोग I2 वाले पार्ट को रिमूव करके आराम से अल्कीन का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। एक छोटा सा पुराना टॉपिक शो कर रहे हैं तुम लोगों को, जहां पे इस चीज का यूज था बेसिकली। ये टॉपिक दिख रहा है तुम लोगों को, रिएक्शन ऑफ ईथर वाला पार्ट। इस रिएक्शन ऑफ ईथर में सबसे पहला रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें एक छोटा सा सवाल भी पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल HI कंज्यूम्ड। ये सवाल था, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI कंज्यूम्ड इफ एक्सेस ऑफ HI इज प्रोवाइडेड। अगर ज्यादा HI लेके चलेंगे तो उस केस में हम लोग का कितना HI कंज्यूम होगा इस ईथर वाले पार्ट में। इस तरह का एक सवाल था। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग इसी में, अगर तुम्हारे कॉपी में जगह है तो कहीं आसपास नोट कर लो, और नहीं है तो एक पेज में नोट कर लो, उस क्वेश्चन को वहां पे चिपका लेना तो ज्यादा बेटर होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में हम लोग ये सवाल ऐड कर देते हैं, मान लो ये क्वेश्चन का एडिशन कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन वाले पार्ट में जैसे हम लोग क्या करते हैं हमेशा प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो सिंपली हम लोग ऑक्सीजन वाले पार्ट के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। इस सवाल को नीचे सॉल्व करके दिखा रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, और उसके बाद उससे अटैच जो भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं उनको ब्रेक करके उस पर आयोडीन का एडिशन करते हैं। तो ये लेफ्ट वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आयोडीन का एडिशन होगा, फिर इस पर हाइड्रोजन का एडिशन, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करके आयोडीन का एडिशन। दूसरे ऑक्सीजन के केस में एक हाइड्रोजन का एडिशन होगा, बॉन्ड को ब्रेक करके आयोडीन का एडिशन, दूसरे वाले पार्ट में हाइड्रोजन का एडिशन करा के आयोडीन का एडिशन। तो अपने प्रोडक्ट में CH3I इसका मतलब 2 मोल CH3I का फॉर्मेशन होगा। और ये बीच वाला जो पार्ट है, ये लेफ्ट साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये हट जाएगा, राइट साइड से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये जो पूरा पार्ट है इसको अगर कंसिडर करें तो 2 कार्बन है बेसिकली, और इन दोनों कार्बन वाले पार्ट के ऊपर आयोडीन है। तो जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर I2 वाला पार्ट है, मतलब विसिनल डाई आयोडाइड का फॉर्मेशन कंसिडर करते हुए हम लोग काम करना है। तो इस केस में ये जो कंपाउंड है, ये पार्ट आराम से I2 को लिबरेट करके सीधा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो गया। अब एक चीज सोच के देखो, हम लोग तो इस कंपाउंड के केस में HI का यूज कर रहे हैं, तो जब HI का रिएक्शन कराए तो CH3I बना, और रिएक्शन तो यहाँ पे भी हुआ, मतलब पहला रिएक्शन यहाँ हुआ, दूसरा रिएक्शन यहाँ हुआ, तीसरा रिएक्शन इधर हुआ, चौथा रिएक्शन यहाँ हुआ। मतलब ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, बस क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये 4 मोल HI का कंज्यूम हो गया, लेकिन जैसे ये 4 मोल कंज्यूम हुआ तो विसिनल डाइआयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें एक अल्कीन का फॉर्मेशन भी हो गया। और अल्कीन वाला पार्ट तो आराम से HX के साथ रिएक्शन करता है, तो इस केस में ये अल्कीन वाला पार्ट में H प्लस का एडिशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन बनने के बाद एक कार्बन के ऊपर आयोडीन भी आराम से एडअप हो जाएगा। तो इस केस में 4 मोल ये ऊपर के साइड में रिएक्शन हुआ, और उसके अलावा 1 मोल यहाँ पे रिएक्शन हुआ, मतलब टोटल 5 मोल HI का कंजम्पशन हम लोग इस क्वेश्चन में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक पार्टिकुलर पार्ट का ध्यान रखना, जहाँ पे हम लोग रिएक्शन ऑफ ईथर ही करा रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट कि विसिनल डायोडाइड अनस्टेबल नेचर का होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बन जाता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट का ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन और हम इस पे दे रहे हैं, उसको ट्राई करके देखना है तुम लोगों को। सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये पॉइंट क्योंकि हम लोग डिस्कस नहीं किए होते हैं अभी तक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट का डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। और उसमें भी ध्यान रखना, NaAceton वाले पार्ट में अगर विसिनल डाइहैलाइड है तो उसमें जब NaAceton यूज करेंगे तो विसिनल डाइआयोडाइड बनेगा, जो कि अनस्टेबल नेचर का होता है, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो रेदर देन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट बन जाता है वहां पे। अगर कोई डाउट होगा तो पूछते जाना, और अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करके देखो। 10 नंबर और 11 नंबर खुद से ट्राई करके देखना क्वेश्चन। ट्राई करके देखो दोनों केस में कितने HI कंज्यूम होंगे।
maximum number of moles of HI consumed. पहले वाले केस में तो आपको लगता है वापस से 5 मोल का ही रिएक्शन होगा, 5 मोल HI कंज्यूम होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो 1 मोल, दूसरा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा दूसरा मोल, तीसरा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तीसरा मोल, चौथा बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा चौथा मोल। तो इस केस में हम लोगों का 2 तो CH3I बन जाएगा, और इसके अलावा इस कार्बन पे आयोडीन, ऊपर वाले कार्बन पे आयोडीन, मतलब जस्ट बगल वाले कार्बन पे आयोडीन है, विजनल डाइआयोडाइड, यहाँ से I2 वाला पार्ट एलिमिनेट होकर के आराम से अल्कीन का फॉर्मेशन कराएगा, और अल्कीन वाले पार्ट में 1 मोल HI कंज्यूम करा के हम लोग फाइनली ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो टोटल 4 बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब 4 मोल कंज्यूम हुआ, और 1 मोल HI वाले पार्ट का कंजम्पशन अल्कीन पे हुआ, मतलब 5 मोल का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आर्यन, क्वेश्चन नंबर 11 में कितना होगा? ना 6। क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट में एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ आयोडीन का एडिशन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरी जगह आयोडीन का एडिशन, तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, आयोडीन का एडिशन, चौथा बॉन्ड ब्रेक हुआ, आयोडीन का एडिशन। तो इस केस में 4 मोल तो यहाँ पे खत्म हुआ, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बन रहा है, और दोनों में विजनल डाइआयोडाइड है। इसका मतलब आराम से दोनों के तरफ से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन होगा, और साइक्लोहेक्सीन वाले पार्ट में आराम से हम लोग एक साइक्लोहेक्सीन में एक HI का एडिशन करा के आयोडो साइक्लोहेक्सीन वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर करा सकते हैं। तो टोटल 2 अगर साइक्लोहेक्सीन है तो 2 मोल का कंजम्पशन होगा, मतलब 6 मोल टोटल कंज्यूम करता हुआ मान सकते हैं हम लोग। तो इसके बाद मतलब ये चीज अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद फिर हम लोग वापस उसी टॉपिक में जाते हैं। 1 मिनट, ये दोनों रीजन का ध्यान रखना, फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है, आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है, ये हम लोग को बिल्कुल पॉइंट ध्यान रखना होता है। और इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है हम लोग का स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। हेडिंग डाल दो अपने कॉपी में, स्टीरियोकेमिस्ट्री। और स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में सिंपली ये पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एंटी एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन क्यों होता है? क्योंकि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हेलोजन का एडिशन होना है वो दोनों में से किसी एक ही कार्बन के ऊपर होना है। तो इस केस में जब भी कभी एक हेलोजन वाले पार्ट का एडिशन किसी कार्बन पे होगा तो दूसरे कार्बन पे हेलोजन अपोजिट साइड में ही जाएगा। मतलब यही 2 पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लो ऐसा प्रोडक्ट दे रखा, हम लोग ऐसे ही डिनोट करेंगे, लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें हम लोग तो ऐसा भी डिनोट कर दिए, लेकिन ये तो एंटी एडिशन होना चाहिए ना, एंटी एडिशन का मतलब वो नीचे रहना चाहिए ना। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन है, बॉन्ड लाइन प्रोजेक्शन में हम लोग बॉन्ड के ओरिएंटेशन को नहीं शो करते हैं, ये ऊपर है या नीचे है, बॉन्ड के ओरिएंटेशन में इसको मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, जो भी 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होगा, उन 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन वाले पार्ट में एक हेलोजन जिधर ऐड हुआ, हमेशा दूसरे हेलोजन को उसके एंटी में ही ऐड करेंगे, उसके ट्रांस में ही ऐड करेंगे। इस तरह की चीज को हम लोग रिंग के स्ट्रक्चर में ज्यादा इजीली देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ रिंग वाला पार्ट दे रखा, और इसका हेलोजन के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराए तो इस केस में एक हेलोजन वाला पार्ट अगर हम लोग का सॉलिड पे ऐड होगा तो दूसरा हेलोजन हम लोग का हमेशा डैश पे ऐड होगा, या फिर पहले वाले केस में अगर हम लोग का हेलोजन सॉलिड डैश पे ऐड होगा
तो दूसरे वाले केस में हेलोजन डैश पे की जगह पे सॉलिड पे ही ऐड होगा। ये बिल्कुल फिक्स है। यहाँ वाले पार्ट में जैसे हम लोग जो अभी एडिशन ऑफ HI वाला पार्ट देखे थे, तो उस तरह के केस में पहले तो एक कार्बोकैटायन बना, तो रैंडमली कहीं पे भी हेलोजन ऐड हुआ या फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ, फिर जब कार्बोकैटायन बन के हेलोजन का एडिशन हुआ तो वहां पे भी रैंडम अटैचमेंट हुआ। मतलब अगर इसी कंपाउंड में HI का एडिशन करते हैं, फिर मान लो DI का एडिशन कर रहे हैं हम लोग, इसमें एक कार्बन के ऊपर ड्यूटेरियम का एडिशन है और दूसरे कार्बन के ऊपर आयोडीन का एडिशन है। ड्यूटेरियम का एडिशन इंडिपेंडेंट है, आयोडीन का एडिशन इंडिपेंडेंट है। हो सकता है कि ड्यूटेरियम सॉलिड पे हो, आयोडीन भी सॉलिड पे हो सकता है ड्यूटेरियम सॉलिड पे हो, आयोडीन डैश पे हो सकता है ड्यूटेरियम डैश पे हो, आयोडीन सॉलिड पे हो, और ड्यूटेरियम डैश पे हो, आयोडीन वाला पार्ट भी डैश पे हो। तो यहाँ पे दोनों ग्रुप का जो एडिशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नेचर का है। तो इस तरह के केस में कुछ भी हो सकता है, दो कायरल सेंटर बनेंगे तो 4 प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन जब हम लोगों का ये बिल्कुल फिक्स्ड एडिशन है कि एक हेलोजन के रिस्पेक्ट में दूसरा हेलोजन हमेशा एंटी पोजीशन पे ही जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एडिशन नहीं करा सकता, हमेशा 2 ही प्रोडक्ट बनेगा मैक्सिमम। ये भी बोल रहे हैं मैक्सिमम, मतलब हो सकता है एक ही प्रोडक्ट बने। तो हम लोग इस तरह के केस में जैसे एंटी एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ऐसा तो मेंशन कर दिए, और डायग्राम बनाना है तो बना लो, खैर डायग्राम बहुत सिंपल सा है। एक काम करो, ये डायग्राम बना लो तो ज्यादा बेटर है, ये रिंग वाला डायग्राम बना लो, ज्यादा बेटर है। और इसमें हम लोगों का ये चीज मैटर करेगा कि हम लोगों का जो अल्कीन वाला पार्ट हो क्या दे रखा है। उसमें भी हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन की बात जैसे लास्ट क्लास में किए थे, मतलब HI के एडिशन के टाइम पे, अगर हम लोग का सिमेट्रिकल अल्कीन है और हम लोग एडिशन भी X2 का करा रहे हैं, मतलब दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन का एडिशन करा रहे हैं, तो सिमेट्रिकल अल्कीन वाले पार्ट में जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, सिस में हम लोग ऐसा एडिशन कराएंगे तो ये चीज बनेगा, जब हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट डिस्कस किए थे तब। तो अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिस में अगर एंटी एडिशन कराएंगे तो उस केस में कार का फॉर्मेशन होता है सिस वाले पार्ट में। मतलब अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है और सिस ओरिएंटेशन है, सिस ओरिएंटेशन में अगर हम लोग एंटी एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में हम लोगों को रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का फॉर्मेशन मिलना है। और अगर हम लोग सिस के जगह ट्रांस डाल दें, तो अगर सी को चेंज किए, एडिशन तो एंटी ही रहना है, इस मैकेनिज्म को तो चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में रेसिमिक मिक्सचर के जगह ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा, मतलब मीरो कंपाउंड मिलेगा। उस केस में ट्रांस अगर होता, और ट्रांस वाले पार्ट में अगर हम लोग एंटी एडिशन करा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग को आराम से मीजो कंपाउंड मिल सकता है। ये हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में बोलेंगे। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा ही नहीं, तो मीजो नहीं बनेगा, हमेशा 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, एक सॉलिड पे एडिशन, एक डैश पे एडिशन। बट उसमें भी ध्यान रखना है, जैसे मान लो, चलो इसको नोट करो, पहले एक्सप्लेन करते हैं। ये सिमेट्रिकल अल्कीन वाला पॉइंट ध्यान रखना थोड़ा। और यही चीज हम लोग हाइड्रोजनेशन में किए थे कि सिस में अगर सिन एडिशन होगा तब उस केस में एम आर के जगह पे एम डालना पड़ेगा, और अगर ट्रांस में सिन एडिशन होगा तब उस केस में एम के जगह पे आर डाल सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन में ये तरीका ध्यान रखना, बट केवल सिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल में हम लोग को इंडिपेंडेंटली करना होता है काम। उसमें भी डिपेंड करेगा कि सिस कॉन्फ़िगरेशन है कि ट्रांस। अगर सिस दिया तो 2 प्रोडक्ट, ट्रांस दिया तो 2 प्रोडक्ट। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है और मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर सकता है, तब उस केस में हम लोग एक मॉलिक्यूल के सिस से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट, ट्रांस से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट, ऐसा सोचते हुए काम किया करते हैं हमेशा। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मान लो सवाल में ऐसा दे रखा कि इस कंपाउंड में हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। मान लो ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर बोला है। तो सबसे पहला चीज ये कि जो अल्कीन दे रखा, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, ये चीज देखो। अनसिमेट्रिकल है और इसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं किया, मतलब सिस है कि ट्रांस है, ये चीज फिक्स नहीं किया। तो इस केस में ये मॉलिक्यूल वाले पार्ट में सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी हो सकता है। पहले हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर लेते हैं डायग्राम वाइज। डायग्राम वाइज डिस्कशन करने का मतलब है कि हम लोग का जब सिस स्ट्रक्चर होगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ C2H5, यहाँ CH3।
और जब ट्रांस स्ट्रक्चर होगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर निकल के आएगा, एक C2H5 और यहाँ वाले पार्ट में CH3। ये तो नहीं रहने वाला है, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल इसमें शो कर सकता है। अब अगर इसमें हेलोजन का एडिशन कराए तो इस केस में तुम लोगों को प्रोडक्ट बनाना बताया है, जैसा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको वैसा ही रखो, बाकी ग्रुप को जैसे भी ऐड कराना है करा सकते हैं। तो इस केस में जैसे कि सोच के देखो, यहाँ वाले पार्ट में जो CH3 है और यहाँ जो C2H5 है, ये तो जैसा है वैसे ही छोड़ देता है विक्रियम। अगर नीचे वाले पार्ट में हम लोग ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरे में भी एक हाइड्रोजन है, हम लोग को अगर ये पहले वाले ओरिएंटेशन की बात करनी है तो पहले वाले केस में जो नॉर्मल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है वो अगर इस टाइप का है, तो उस केस में अगर हम लोग हेलोजन वाला पार्ट सॉलिड पैड कराते हैं पहले कार्बन पे, एक पॉसिबिलिटी, अगर पहले कार्बन पे हेलोजन को सॉलिड पैड कराते हैं तो हाइड्रोजन डैश पे जाएगा। और एंटी एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर हम लोग का पहला कार्बन पे हेलोजन सॉलिड पैड हुआ तो दूसरे कार्बन पे हेलोजन वाला पार्ट हम लोग के डैश वाले पार्ट पे जाएगा, ऐसा हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो अपने इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग एक कार्बन पे पहले लेफ्ट वाले पार्ट को पकड़े, उस कार्बन पे हेलोजन को सॉलिड पैड कराया, तो राइट साइड में हमेशा डैश पे एडिशन कराएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि हम लोग का जो नॉर्मल लाइन है कार्बन चेन का वैसे ही छोड़ दिया, सॉलिड वाले पार्ट के जगह पे हम लोग इस बार हेलोजन वाले पार्ट को डैश पे ऐड कराए। तो अगर हम लोग हेलोजन को डैश पे ऐड कराएंगे पहले कार्बन पे, तो दूसरे कार्बन पे बाय डिफॉल्ट हम लोग का हेलोजन सॉलिड पे जाएगा। ये हम लोग का प्रोडक्ट निकल के आ सकता है। मतलब अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पे ये दो स्ट्रक्चर्स आएंगे। अगर ढंग से सोच के देखो तो ये दोनों मिरर इमेज निकल के आ जाएगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों कंपाउंड को हम लोग मिरर इमेज के जैसा देखने की कोशिश करेंगे तो मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा ये तुम्हारा सोचना काम है। उसमें एक काम कर सकते हैं, कंपाउंड को उठा के दूसरे कंपाउंड की तरफ रख सकते हैं, या फिर कंपाउंड को घुमा के रख सकते हैं। ऐसा फ्लिप कर दो कंपाउंड को और सामने, जैसे ये जो कंपाउंड दे रखा, इस कंपाउंड वाले पार्ट को यहाँ के अलॉन्ग फ्लिप कर दो। तो इस मॉलिक्यूल को ऐसा फ्लिप किया और फ्लिप करने के बाद दूसरे कंपाउंड के सामने रखो, तो C2H5 सब कुछ ग्रुप एकदम सामने जाएगा। जो ग्रुप सॉलिड पे है जब उसको फ्लिप करेंगे तो डैश पे जाएगा, दूसरे वाले साइड में जो ग्रुप डैश पे है उसको फ्लिप करने पे सॉलिड पे आएगा। एक ये तरीका कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा, वो जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के सामने ला के रख दो। मतलब ऐसा समझो कि एक स्क्रीन ऐसा दे रखा और दूसरा यहाँ पे है, ये ग्रुप को उठा करके यहाँ सामने लेके आ गए और बीच में मिरर यहाँ पे रख दिया। तो जब हम लोग बीच में मिरर रख देंगे और कंपाउंड को देखेंगे तो भी मिरर इमेज निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इनैंशोमेरिक पेयर है, इसलिए हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हुए चल रहा है। ये केवल सिस के हिसाब से प्रोडक्ट कैसे बना सकते ये मेंशन किया। अगर ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को कंसिडर करेंगे हम लोग, तो ट्रांस वाले स्ट्रक्चर में भी कुछ नहीं करना है अपने को, जो ओरिएंटेशन जैसा दे रखा वैसे ही रख दो, CH3 और यहाँ वाले पार्ट में C2H5। अब उसके बाद यहाँ वाले पार्ट में दो पॉसिबिलिटी होता है, जो डायग्राम है उस टाइप का ही होता है। क्योंकि नॉर्मल लाइन अपोजिट डायरेक्शन में है तो सॉलिड सॉलिड भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब डैश के अपोजिट में सॉलिड आएगा, सॉलिड के अपोजिट में डैश आएगा। मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का एंटी कन्फॉर्मर है बेसिकली, या फिर स्टैगर्ड फॉर्म है। तो स्टैगर्ड फॉर्म में हम लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाई दे देता है। तो यहाँ पे सॉलिड के अपोजिट में डैश, डैश के अपोजिट में सॉलिड, ऐसा ओरिएंटेशन हम लोग का निकल के आना चाहिए। तो इस ओरिएंटेशन वाले पार्ट में अगर हम लोग हेलोजन का एडिशन करेंगे तो फिर से सेम चीज, पहले कार्बन पे अगर हेलोजन को सॉलिड वाले पार्ट में ऐड कराएंगे तो उस केस में दूसरे कार्बन वाले पार्ट में हेलोजन को डैश पे ऐड कराएंगे हम लोग। और उसके अलावा फिर हम लोग अगर जैसे अगर कंपाउंड वाले पार्ट का ये करें, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट, तो एक ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पहले कार्बन पे अगर हेलोजन सॉलिड पे है तो दूसरे में हमेशा हेलोजन वाले पार्ट को डैश पे डाल रहा है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी CH3 C2H5, और पहले वाले कार्बन पे अगर हम लोग हेलोजन वाले पार्ट को इस बार डैश पे ऐड करा रहे हैं तो दूसरे वाले कार्बन में हम लोग हेलोजन वाले पार्ट को आराम से सॉलिड वाले पार्ट पे ऐड करा सकते हैं। तो इस केस में ये दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने ट्रांस स्ट्रक्चर की तरफ से आ सकता है। बट क्योंकि ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल में सिस वाला पार्ट हो या ट्रांस वाला पार्ट हो, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव ही निकल के आएगा। और दोनों जब ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आएगा तो ये भी रेसमिक मिक्सचर होगा। हम लोग केवल सिमेट्रिकल अल्कीन में सिस एंटी रेसमिक, ट्रांस एंटी म्यूजो बोल रहे थे, बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो इनैंशोमर इनैंशोमर। तुमको क्या ध्यान रखना है सवाल में, अगर एक कंपाउंड में ये ओरिएंटेशन दिया तो सिंपली यहाँ से प्रोडक्ट बनाओ, CH3 कार्बन CH C2H5, पहले कार्बन पे हेलोजन, दूसरे कार्बन पे हेलोजन, और दो कायरल सेंटर बन रहा, मतलब 4 प्रोडक्ट बनेगा टोटल।
इसमें दिक्कत नहीं है अगर अनसिमेट्रिकल है तो, और ये पहले तरीके का ओरिएंटेशन दिया तब। बट अगर इसका सिस स्ट्रक्चर दिया हो या इसका ट्रांस स्ट्रक्चर दिया हो, फिक्स कर दिया कि इसका सिस स्ट्रक्चर में ही प्रोडक्ट बनाना है, तो सिस के तरफ से 2 प्रोडक्ट आएगा, ट्रांस के तरफ से भी 2 प्रोडक्ट आएगा, तब अपना आंसर 2 बन जाएगा, वो 1 नहीं रहेगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होगा अपने को। ये तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग पे हम छोड़ रहे हैं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। नोट कर लो इस पूरे पार्ट को। सर हाँ बोलो। सर विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन का मतलब? ये इतना पुराना चीज कहाँ से पूछ रहा है भाई? सर वो जीओसी का एक क्वेश्चन है। जीओसी के क्वेश्चन में SN1 रिएक्शन पढ़ा है या SN2 रिएक्शन? सर SN1 SN2 में एक टॉपिक करवाए थे, द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव SN1 और SN2 रिएक्शन, दोनों में करवाए थे, SN1 रिएक्शन में भी SN2 रिएक्शन में भी। लिखा है नोट्स कॉपी में? हाँ सर। पलट के देखो। और उसको नोट कर, उसको देखने के बाद फिर जहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शन खत्म हो गया बिल्कुल अल्कोहल फिनोल ईथर के बाद, वहाँ पे एक टॉपिक करवाया है अलाइलिक SN1 एंड SN2 रिएक्शन। टॉपिक ही अलाइलिक SN1 SN2 रिएक्शन। सर। और क्या चाहिए तुमको उसके अलावा? टॉपिक में तुमको नहीं समझ में आया कि अलाइलिक का क्या मतलब है? जीओसी में पढ़े थे सर, आगे 4 जगह बता दिया है सर। और केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट उठा करके देखो, उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि विनाइल कटायन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। समझ में आता है? 4 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता है कोई चीज। मेरे हिसाब से अल्कीन वाले पार्ट में एडिशन कराने पे क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं प्रोडक्ट, ये चीज तो समझ में आ गया है तुम लोगों को। ये बनाने आना चाहिए, सीधा जैसा ओरिएंटेशन दिखता है कार्बन चेन का सीधा वो बना दो पहला। फिर उसके बाद सिन एडिशन है कि एंटी एडिशन है, उसके हिसाब से हेलोजन का एडिशन या जो भी ग्रुप है उसका एडिशन करा के प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। अगर मान लो हम सेम सिनेरियो सिमेट्रिकल अल्कीन में लेके चल रहे हैं, सेम सिनेरियो सिमेट्रिकल अल्कीन में, तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। तुम लोगों को समझना है तो समझ के छोड़ सकते हैं, और अगर छापना है तो छाप के भी छोड़ सकते हैं, तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको केवल एक्सप्लेन करना है इस चीज को। चलो मान लो हम लोगों का ये स्ट्रक्चर दे रखा, और इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग इस बार अल्कीन वाले पार्ट में सिमेट्रिकल अल्कीन में कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं, मतलब हम लोग ये अनसिमेट्रिकल टाइप का अल्कीन लेके नहीं चल रहे हैं। तो इस तरह के केस में इससे होता क्या है, अगर इस चीज का डिस्कशन करें हम लोग, तो जैसे मान लो सिमेट्रिकल बनाना था, तो यहाँ पे CH3 डाल सकते हैं हम आराम से। तो एक तरफ यहाँ पे CH3 डाल दिया, इसको हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं CH3। तो अपने इस अल्कीन में यहाँ CH3 होगा, या फिर दूसरे साइड में भी CH3 होगा। तो यहाँ सिमेट्रिकल अल्कीन सिस ट्रांस बन गया पहला चीज। तो अपने प्रोडक्ट में यहाँ वाले पार्ट में C2H5 की जगह CH3, दूसरी जगह पे C2H5 की जगह पे CH3 ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और ट्रांस वाले पार्ट में भी हम लोग का यहाँ पे CH3 और दूसरे वाले पार्ट में भी CH3 कंसिडर कर सकते हैं। तो पहले तो सिमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल इसमें सिस ट्रांस हो सकता था, सिस में 2 स्ट्रक्चर बना, ट्रांस में भी 2 स्ट्रक्चर बना। पहला सवाल ये सोच के देखो कि ये जो पहला पार्ट है
ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, सेकंड कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, पहले तो ये सवाल का जवाब देखना है तुम लोगों को। तो वैभव बताओ भाई, कंपाउंड 1 ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? कंपाउंड 1 ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। इनएक्टिव है, क्यों? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कहाँ पे? यहाँ पे? नहीं है सर। ऑप्टिकली एक्टिव है सर। ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा वाला? दूसरा वाला भी। और दोनों में कोई रिलेशन है एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर टाइप से? इंशियोमर्स, एनेंटियोमर्स, ठीक है। दूसरा कंपाउंड यहाँ पे ये जो पहला वाला पार्ट है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? मतलब इधर जो पहला वाला पार्ट है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव। इनएक्टिव है। और दूसरा वाला पार्ट? दूसरा वाला भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दोनों में क्या रिलेशन है? मेसोमर्स। क्या है? मेसो कंपाउंड है सर। क्या है? मेसो मेजो कंपाउंड है। मेजो कंपाउंड कोई रिलेशन होता है क्या? मेजो कंपाउंड तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी है। मेजो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, तो कोई रिलेशन थोड़े ना होता है। शिवम? सौम्या? साहिल? ऋषिकेश? बस अब नीचे से नाम पढ़ते जा रहे हैं सर। इनएंशियोमर्स। दोनों एनेंटियोमर्स है? यस। पक्का? यस। अच्छा, हाँ ये बाकी लोग शिवम, सौम्या, साहिल? राहुल? राहुल सिंह गायब हो गया क्लास से। उसको दिखा ऑर्डर में मेरा नाम है, भागो यहाँ से। राहुल कालिंदी? निशांत? एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स है। आदित्य? अंकित? अनुजवत्स? डायस्टेरियोमर्स है। और अर्णव? आर्यमान? आर्यन? बप्पी? सर इनएंशियोमर्स और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ दोनों। अच्छा, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव भी है। आर्यन? भास्कर? संभवम? अरे कौन बच गया? कुणाल? कंपाउंड सेम नहीं है? कंपाउंड?
हम कुछ बोल नहीं रहे, हम तुमसे पूछ रहे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे। सेम है तो सेम है, तीन ही तो रिलेशन इन एंशोमर डैश टीरोमर सेम। क्या बोला तू? संभवम सेम है। सेम है। अच्छा, और कुणाल, भास्कर? इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया करो और ढंग से क्वेश्चन सॉल्व किया करो। सर डायस्टीरियम है। डायस्टीरियमर है। एक तो जो लोग इन एंशोमर सोच भी रहे हैं ना, वो जाके कूलिंग पॉइंट में डूब जाओ आकर के इधर। जो लोग बोकारो के तो सीधा जाके डूब सकते हैं, जो नहीं है इधर आओ पहले तब डूबो। इनएंशोमर हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इनएंशोमर की तो बात ही नहीं कर सकता है। और एक बप्पी तो बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव ही कंपाउंड है, यहाँ पे दिख रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री है साफ साफ, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का तो बात ही खत्म हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो इनएंशोमर का पॉसिबिलिटी वैसे ही खत्म हो गया। ये तो पहले ही बोला था कि जब भी कंपाउंड को देखना है पहले ये देखो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इनएंशोमर नहीं हो सकता, एक्टिव हुआ मिरर इमेज हुआ तो सीधा इनएंशोमर हो जाएगा। तो इनएंशोमर तो वैसे ही हो गया खत्म। एक आंसर आया, दो ही आंसर आया डिफरेंट टाइप का, एक डायस्टीरियमर और एक का आंसर आया सेम कंपाउंड। अरे अनुज, डायस्टीरियमर बोला था ना तो कैसे? मिरर इमेज भी नहीं है और सुपरइम्पोजेबल भी नहीं। मिरर इमेज नहीं है, लग तो नहीं। और सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। चलो एक चीज करके दिखाते हैं, पता नहीं हमको सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग नहीं समझ रहे इस चीज को। नेगेटिव जो इतना भर भर के करते हैं ना, उसके पीछे रीजन ये है तुम लोगों का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है। सब दुनियादारी में लगे पड़े हैं केवल कि हम ये भी सॉल्व कर लेंगे ये भी सॉल्व कर लेंगे, और भारी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है किसी को। नीट वालों का इंटरव्यू देखा है तुम लोग? इरोडोव सॉल्व करता है नीट वाला बच्चा लोग, सब जितना भी टॉपर से सब इरोडोव सॉल्व करता है। नीट का बच्चा लोग इरोडोव सॉल्व करता है। चलो भाई, इसमें हम एक काम कर रहे हैं, इस कंपाउंड को ना हम फ्लिप करना चाहते हैं। कैसा फ्लिप करें? ऐसा फ्लिप करना है हमको, ठीक है? ऐसा। तो अगर फ्लिप करेंगे तो इस केस में वैसा फ्लिप करने का मतलब है कि 180 डिग्री फ्लिप करना होगा ना। चलो पहले हम राइट ऐसा फ्लिप कर दिए, फिर उसके बाद वापस से एक बार और राइट साइड फ्लिप कर दिया, ये फ्लिपिंग कर दिया। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, इसे जैसे फ्लिपिंग कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन तो ऐसा ही रहेगा। नॉर्मल लाइन ऐसा गया तो सॉलिड वाला पार्ट जैसा है वैसे ही जाना है, डैश वाला पार्ट जैसा है वैसे ही जाना है। हम लोग ओरिएंटेशन अलग अलग रखे थे तो इसलिए ऐसा चीज दिखाई दिया था, बट ऊपर वाले पार्ट में डैश जाना है मतलब डैश जाना ही जाना है, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। और नीचे वाले पार्ट में सॉलिड जाना है तो सॉलिड जाना ही जाना है। और सॉलिड वाले पार्ट पे हम लोग का हाइड्रोजन था और डैश वाले पार्ट पे हेलोजन था। दूसरे वाले साइड में हम लोग का नीचे वाले साइड में सॉलिड वाला ओरिएंटेशन आएगा जिसके ऊपर हम लोग को हेलोजन चाहिए, और डैश वाला ओरिएंटेशन आएगा जिसके ऊपर हाइड्रोजन चाहिए। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड को अगर हम लोग कंसिडर करें तो इस केस में जस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, सब कुछ ओवरलैप करेगा। हेलोजन के ऊपर हेलोजन ओवरलैप कर रहा है, CH3 के ऊपर CH3 ओवरलैप कर रहा है, सारा का सारा पार्ट ओवरलैप कर रहा है। अगर सारा का सारा पार्ट ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब सेम कंपाउंड है, क्योंकि सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड है। मान लो ये भी चीज नहीं मालूम, इमेजिनेशन हम पहले ही बोले थे बहुत मुश्किल होता है, इमेजिनेशन करके दिखा देंगे लेकिन उससे आंसर नहीं निकालने आता है लोगों को, इमेजिनेशन मुश्किल पार्ट होता है। तो बहुत सारा ट्रिक बताया तुम लोगों को, बहुत सारा ट्रिक। पहले वाले कंपाउंड में अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लेते हैं कि यार है, हमको नहीं मालूम क्या है बट मान लेते हैं यार है, तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है मतलब दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, इसका मतलब आराम से दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा। और एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, मान लो कि हम लोग केवल मिरर इमेज के टर्म में भी काम करें,
केवल मिरर इमेज के टर्म में काम करे, या फिर ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे भी हम रैंडमली आर कॉन्फ़िगरेशन मान लेते हैं, बस मान लेते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन है, और दूसरे वाले पार्ट में जस्ट मिरर इमेज का मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो कंपाउंड सिमेट्रिकल नेचर का है। अगर सिमेट्रिकल नेचर का है तो हम लोग आराम से कंपाउंड को फ्लिप करे, रोटेट करे, दिस करे, दैट करे, हमेशा कंपाउंड सेम ही रहेगा। तो आर एस बोलो, और उसमें भी ये चीज सोच के देखो नोमेनक्लेचर के हिसाब से कि हम लोग इस साइड से नंबरिंग करें तो सेकंड पे आर है, बट राइट साइड से नंबरिंग करें तो सेकंड पे एस है। अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, क्या फर्क पड़ता है अपने को, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अपने स्ट्रक्चर में 2r 3s बोलो, या फिर स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोग 2s 3r बोल दे, क्या फर्क पड़ रहा है, नंबरिंग इधर से किया उधर से किया, क्या फर्क पड़ता है। तो सेम चीज यहाँ के लिए भी तो एप्लीकेबल होगा कि कंपाउंड में 2r 3s बोले या फिर 2s 3r बोले, क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस कहाँ दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सारे एटम सेम है। कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में सिमेट्रिकल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही होगा। 2 पे r है, 2 पे r है, 3 पे s है, 3 पे s है, या फिर 2 पे s है, 2 पे s है, 3 पे r है, 3 पे r है। कंपाउंड को फ्लिप करके हम लोग सेम बना सकते हैं आराम से। इस तरह का कंपाउंड, वो सिंपल सा ऐसा कंपाउंड तो क्वेश्चन में तुम्हारे दे रखा है, बस उसी चीज को फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा है, और फिशर प्रोजेक्शन में दे रखा है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो किस तरह का गलती किए भी थे। ये कंपाउंड वाला पार्ट सुपर इम्पोज करेगा, तो इसीलिए जैसे ऐसा कंपाउंड दे रखा था वहाँ पे OH OH COH COH HH, और दूसरे वाले केस में ये कंपाउंड दे रखा था OH OH COH और नीचे भी COH। अब पहले वाले केस में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, नीचे में S है, दूसरे वाले केस में S और नीचे में आ रहा है, तो देख के लग रहा मिरर इमेज है, बट क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो मिरर इमेज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, एनेंशियोमर का तो कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर पहले कंपाउंड को प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री रोटेट करते हैं तो आपस में सेम कंपाउंड निकल के आता है। तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कॉन्फ़िगरेशन RS लो या SR लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्लिप कर लो, तो फ्लिप करने से कॉन्फ़िगरेशन SR बन जाएगा। और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कॉन्फ़िगरेशन को फ्लिप करने में दिक्कत नहीं है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में इन सब चीजों को डिस्कस किए थे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे, या फिर मान भी लेते कि इधर SR कॉन्फ़िगरेशन है, मान लेते जैसे एक चीज दिख रहा है हमको यहाँ पे कि अगर हम लोग पहले वाले कंपाउंड में R कॉन्फ़िगरेशन लेके चले हैं और दूसरे वाले कायरल सेंटर का S कॉन्फ़िगरेशन, तो CH3 अपने जगह पे है, H और X अपने जगह पे नहीं है। मान लेते हैं हाइड्रोजन और X वाला पार्ट अपने जगह पे नहीं है, तो यहाँ पहले वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए, बट क्योंकि दूसरा कायरल सेंटर मिरर इमेज है तो कॉन्फ़िगरेशन R निकल के आएगा ही आएगा। तो यहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे वाले केस में SR कॉन्फ़िगरेशन, बट क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो इसको हम लोग ऐसा फ्लिप कर दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब RS कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में पहले का RS कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे का RS कॉन्फ़िगरेशन, मतलब दोनों सेम कंपाउंड है, आइडेंटिकल कंपाउंड है। तो अगर कभी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड में मीजो बनेगा तो मीजो का मतलब सेम ही कंपाउंड का आएगा, कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है। ये सिंपल सा पॉइंट है जिसको आराम से ध्यान रखा जा सकता है। इमेजिनेशन यूज मत करो, इमेजिनेशन वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में नहीं आता है। इमेजिनेशन वाला पार्ट समझने तक के लिए ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये चीज काम में नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में जो थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करें एग्जैक्टली वही चीज काम में आने वाला है। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जब हम लोग का ये मीजो कंपाउंड बना तो है तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब मीजो कंपाउंड, और जब मीजो कंपाउंड बना तो इस केस में दोनों के दोनों सेम कंपाउंड बन गया। तो इस केस में हम लोगों का जब सिस स्ट्रक्चर है तो सिस स्ट्रक्चर में अभी भी 2 आइसोमर है, बट जब ट्रांस स्ट्रक्चर है तो ट्रांस स्ट्रक्चर में सेम कंपाउंड बनने की वजह से एक ही स्ट्रक्चर निकल के आ रहा। तो एक चीज सोच के देखो, यहाँ पे ये जो अल्कीन है, अगर इसमें हम लोग हैलोजन का एडिशन कराएंगे CH3 CH CH CH3, पहले कार्बन पे एक हैलोजन, दूसरे कार्बन पे एक हैलोजन, तो कायरल सेंटर 2 है, लेकिन क्योंकि सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वाला पार्ट 2 निकल के आएगा। फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड 1 निकल के आएगा, मतलब टोटल 3 आइसोमर्स निकल के आने चाहिए। तो सिस स्ट्रक्चर में एंटी एडिशन कराने पे रेसमिक मिक्सचर बन रहा, मतलब 2 स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और ट्रांस में एंटी एडिशन कराने पे मीजो 2 मीजो बनेगा, बट दोनों मीजो सुपर इम्पोजेबल होता है तो एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा। ये हम लोग का आंसर तब होगा जब हम लोग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिकल में अगर हम लोग का बिल्कुल सिंपल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया तब उस केस में सीधा प्रोडक्ट बना के सिमेट्रिसिटी देख के टोटल फॉर्मूला अप्लाई करो। बट उसमें अगर सिस स्ट्रक्चर दे दिया तो सिस में 2 प्रोडक्ट, और ट्रांस स्ट्रक्चर दिया तो बनेगा तो 2 प्रोडक्ट, बट वो दोनों प्रोडक्ट एग्जैक्टली एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक पार्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग को थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। इस चीज को हम नोट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, या फिर चलो एक काम करो, नोट कर लो इस चीज को भी।
काम का चीज है। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, तुम लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा है। ऐसे अगर पढ़ाई करेगा तो फिर तो हो गया तुम लोग का जनवरी वाले मेंस में कुछ भी। कल आदित्य गौतम का कॉल आया था और वो भी यही बोला कि सर मतलब ड्रॉप तो खैर कर ही रहा था पहले भी, बट पहले उसका डिसीजन था कि सर हम कॉलेज में एडमिशन लेके ड्रॉप करेंगे, बट कल कॉल आया तो बोला कि नहीं सर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे, हम सोच रहे हैं कि प्योरली ड्रॉप करें, क्योंकि इस साल अगर हम 27,000 रैंक लेके आए तो अगले साल और भी अच्छा लेकर के आएंगे, इतना हमको मालूम है और क्या क्या गलती की हमको पता चल गया। तो हम उससे फिर वही पूछे क्या गलती किया, बोले सर क्वेश्चन अच्छा सॉल्व नहीं किए, बस ये लगा कि सब क्वेश्चन सॉल्व के लिए तो बहुत तेज है और बस वही सब क्वेश्चन जाके नेगेटिव किए एग्जाम में। तो हमसे बस कल दो ही चीज बोला कि सर टेस्ट सीरीज कब से शुरू कर और असाइनमेंट अगर बन गया तो भेज दीजिए। कल उसको सारा असाइनमेंट भेज दिया, मतलब वो लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिया और वो लोग पढ़ाई भी नहीं, वो लोग रिवीजन करना शुरू किए। बेसिकली पढ़ाई तो पहले ही कर चुका है लोग। वैसे लोगों से कंपटीशन है, इस बार हम लिख करके दे रहे हैं कि उसका 2000 रैंक एडवांस में कम से कम होगा। अगर पेपर लास्ट डे नहीं बिगड़ता है तो 2000 रैंक आराम से लेके आ जाएगा वो, ऐसे स्टूडेंट हो। उज्जवल का भी सेम सिचुएशन है, आराम से 2000 रैंक लेकर के आएगा। मेहनत करो, आलसीपंती मत करो, क्वेश्चंस बहुत रिगोरसली सॉल्व करो, बहुत अच्छे और बड़े क्वेश्चंस रिगोरसली सॉल्व करो। हल्का क्वेश्चन सॉल्व करे इसलिए तुम लोगों से ऐसा क्वेश्चन में गलती, और हर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद ही नहीं रहता है वो सब क्वेश्चन, वो आता है जाता है वाला चीज है। आज हल्का क्वेश्चन सॉल्व किया, कल भूल गए, फिर 2 दिन बाद सॉल्व किया फिर भूल गए। एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमको याद रहेगा हमेशा तक के लिए। करेगी तो पता नहीं क्या था, हम एक क्वेश्चन गलती किए अपने जेईई एडवांस में और हमको जिंदगी भर याद है, हमेशा याद रहेगा वो चीज। एक क्वेश्चन हम डाउट पूछे थे अपने रेजोनेंस में, वो क्वेश्चन हमको अभी जिंदगी भर याद है। तो बहुत पार्टिकुलर चीजें याद रहती है, बहुत पार्टिकुलर चीज याद रहती है। तुम लोग उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं आएगा तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। मेहनत करना है तो ढंग से मेहनत करो, अदरवाइज इसे फिर टाइम पास टाइप का मेहनत करके क्यों अपना भी टाइम खराब कर रहा है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना डिटेल में तुम लोगों को पढ़ाया था, इतना डिटेल में आज तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया। इतना आराम से सारे तरह के ट्रिक्स बताया, आज तक हम नहीं कभी इतना नहीं बताते थे। उसके बाद भी जब सवाल एक पूछ रहे हैं तो सवाल नहीं सॉल्व हो रहा है तुम लोगों से, तो क्या फायदा होता है इतना पढ़ने का। हमको ये सब समझ नहीं आता है। तुमको पढ़ना सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई एक टॉपिक अच्छा ना पढ़ाए तो तुम बोल देगा सर अच्छा नहीं पढ़ाए टॉपिक, बट अगर हम अच्छे से पढ़ाए और उसका जवाब नहीं मिल रहा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ रहा है। एकदम सिंपल सा सिनेरियो है और एक स्टूडेंट जवाब दिया केवल सेम है, केवल एक स्टूडेंट। इस बैच में एक राहुल करके लड़का है, राहुल सिंह, तो उसका जो भाई है पास आउट बैच में इस साल हम लोग यहाँ पढ़ा था, मोहित नाम है उसका। उसको हम बोलते थे कि ढंग से पढ़ लो, पढ़ने में ठीक था, नो डाउट बहुत अच्छा था, आराम से मतलब जेईई मेंस में 20-25 हजार रैंक तो ला सकता था। लेकिन वही है कि जब बोलते तो समझ में तो आता नहीं है। बोलता मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, और फिर पेपर जब दिया है तो मैथ्स से पूरा नेगेटिव करके आया है। कल रात में उससे डिस्कशन हुआ, परसों भी उसको हम कॉल करके समझाया कि काउंसलिंग क्या करना है, कैसे करना है। उसको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा। उसका रैंक ऐसा है, उसका मेंस में रैंक आया 60,000 और उसका एडवांस में रैंक आया 8,000 ओबीसी में। मतलब ये जनरल रैंक है और ये ओबीसी रैंक है, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा उसको। मतलब बस नाम के लिए सिलेक्शन हो गया, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। अब उसको समझ नहीं आ रहा करे क्या, तो बोला सर एक बार फिर से ड्रॉप करे क्या। बोले पागल हो गया क्या। तो ऐसा रैंक लाने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा कि लाख से ऊपर रैंक लेकर के आ जाओ, 1 लाख रैंक लाओ, पता चल जाएगा कुछ नहीं होना जाना है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो। और नहीं तो अगर रैंक लाना है तो कम से कम मेंस में 30,000 के अंदर रैंक लाओ, तो आराम से एनआईटी जमशेदपुर, बीआईटी मिश्रा मिल जाएगा। और एडवांस में अगर सिलेक्शन कराना है और उसमें भी जनरल रैंक चाहिए तो जनरल रैंक कम से कम 15,000 लेकर के आओ, 15,000 में मिल जाएगा। वो एडवांस मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इससे बाहर जा रहे तो कोई फायदा नहीं है।
तो ऐसा रैंक लाने के लिए कितना मार्क्स चाहिए ना, एक बार देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मतलब प्रीवियस ईयर जो पैटर्न है ना रैंक वर्सेस मार्क्स, एक बार देख लेना कि एनडीए का पिछले 3 साल का पैटर्न क्या रहा है। 3 साल में ऑन एन एवरेज अगर हमको 30,000 रैंक चाहिए तो उसके लिए क्या परसेंटाइल चाहिए। परसेंटाइल तो सिंपल सा है, अगर 30,000 रैंक लाना है तो मतलब 10 लाख लोग मैं फिर मान के चल रहे हैं, तो 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 10,000 रैंक होगा, तो 97 परसेंटाइल का मतलब 30,000 रैंक होगा, तो 97 परसेंटाइल तो आपको कम से कम लाना है। 97 परसेंटाइल लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये चीज देख लेना एक बार। अगर ये नहीं ला रहे तो मत पढ़ाई करो, कोई फायदा नहीं है पढ़ाई करने का, वो टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ लोग 9th क्लास 10th क्लास से पता नहीं कितना सीरियस होते जा रहे हैं, पेरेंट्स लोग पागल हो गए आजकल यार। 10th क्लास में जो स्टूडेंट है, जो आर बैच, उसके कल एक पेरेंट्स का कॉल आया, तो वही बोले कि सर स्कूल के एग्जाम में तो सर सब लोग चीटिंग ही कर रहा है, तो हम भी बोले कि चलो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल एग्जाम के टाइम में तो सीरियसली पढ़ेगा ही, तो आप एक काम कीजिए सर, आप लोग क्लासेस का बढ़ा दीजिए। मतलब वीक में उन लोगों का 12 क्लास लग रहा है, तुम लोग देखता होगा आर बैच का 12 क्लास लग रहा है, जबकि उसमें 10th 11th के स्टूडेंट्स है। 12 क्लास तुम लोग का नहीं लगाते हैं, तुम लोग की हालत खराब हो जाती है। और उसकी उन लोग के पेरेंट्स बोल रहे कि और क्लास बढ़ा दीजिए उन लोग का, और सिलेबस अभी खत्म करा दीजिए, सब 10th में पढ़ ले वो लोग। और ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन हो गया है तुम लोग का, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था 1 साल 1.5 साल पहले तक, बट ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन हो गया है। आदित्य, गौतम, उज्ज्वल, ये लोग खराब स्टूडेंट्स नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, बट ये लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग बहुत ज्यादा अच्छा करके नंबर ले आ रहे हैं। और तुम लोग केवल हल्का हल्का चीज करने में लगा पड़ा, उसमें भी सीरियसली नहीं कर रहा। हल्का चीज भी अगर 10 बार सीरियसली करेगा तो बहुत अच्छा है। तुम लोग को शायद हमको ये बताए थे कि हम जब तेनुघाट पढ़ाने गए थे तो उस टाइम पे वो स्टूडेंट लोग केवल एनसीईआरटी, जो तुम्हारे जो मोल कंसेप्ट का बुकलेट है ना, कभी उठा के देखना मोल कंसेप्ट के बुकलेट में, अभी भी तुम ट्राई करके देखना, तो लोग 12th में आ गया है ना, अभी भी ट्राई करके देखना मोल कंसेप्ट के बुकलेट में, एडवांस लेवल प्रॉब्लम है केमिस्ट्री का, उसमें 5-6 क्वेश्चन ट्राई करके देखना, तुमसे नहीं बनेगा, जो 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन है। जब हम तेनुघाट गए थे पढ़ाने, वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसमें उस 25 स्टूडेंट के बैच में 5 लोग सॉल्व कर दिए थे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, और जबकि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, केवल एनसीईआरटी। उनसे पूछेगा अच्छा तुमने इसमें से कौन कौन इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, तो सब लोग हाथ खड़ा किया, बोले कौन से बुक से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करता, तो सर एनसीईआरटी। पढ़ता कहाँ से एनसीईआरटी, मतलब कुछ है ही नहीं उनके पास एनसीईआरटी के अलावा, पढ़ने के लिए भी एनसीईआरटी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एनसीईआरटी, और वो लोग उस तरह के भारी क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। तुम लोग अभी ट्राई करके देखना, आज ही ट्राई करके देखना उन 5 क्वेश्चंस को। इसलिए हम 1 घंटे की क्लास की बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में हम 5-5 मिनट दिए थे हर एक क्वेश्चन के लिए, या 10-10 मिनट, और लोग सब लोग क्वेश्चन सॉल्व किया है। बड़ा क्वेश्चन था तो 10 मिनट, छोटा क्वेश्चन है तो 5 मिनट। तुम लोग सॉल्व करके देखना कि तुमसे 10 मिनट में भी क्वेश्चन बनेगा क्या, तुमसे बन जाएगा क्या क्वेश्चन। तुम 1 घंटा ट्राई करके देखना उन सब 4-5 क्वेश्चन को, तुमसे नहीं बनेगा सवाल। क्या फायदा है इतना रिसोर्स का फिर तुम लोग का। अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में इतना ज्ञान मिल रहा है, तुम लोगों को अच्छे अच्छे असाइनमेंट सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, बट बस मिल रहा है, कर कुछ नहीं रहे हैं। अब आदमी मेहनत से टॉपिक पढ़ा रहा है, लेकिन अब घटिया सा सवाल पूछ रहे, उसमें भी जवाब गलत दिया जा रहा है। सब लोग जवाब, इधर नहीं मिल रहा जवाब या गलत जवाब दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि ऐसा कोई सवाल नहीं कराया हो या बुकलेट में ऐसा सवाल नहीं हो। तुम लोग का टॉपिक तो हमको लगता है बस कंप्लीट कर देना चाहिए, तुम लोग का टॉपिक में ज्यादा हमको कुछ मेहनत नहीं करना चाहिए। कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर दो, कुछ लेक्चर लाइव पढ़ा दो, और हम 10 दिन के अंदर भी टॉपिक कंप्लीट करा दे तुम लोगों का। एक दिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगा, बेंजीनियरिंग वाला पार्ट। उसके 2 दिन के बाद उसका एरोमेटिक कंपाउंड का सारा रिएक्शन, और नेम्ड रिएक्शन में 4 लेक्चर में नेम्ड रिएक्शन खत्म हो गया 10 लेक्चर में मेरा टॉपिक खत्म। हम फालतू में लाइव लेक्चर में इतना टाइम दे रहे हैं और क्वेश्चंस का डिस्कशन करा रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं करा रहा जो हम करा रहे हैं। तुम लोग भी पढ़ ही रहा होगा ना, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह लेक्चर्स तो देखे ही है, सब लोग देख ही रहे हैं। कोई अनअकैडमी देख रहा है, कोई वेदांतु देख रहा है, कोई और भी जगह ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहा है। कौन इतना डिस्कशन करा रहा है, हम तो नहीं देख रहे कहीं कोई डिस्कशन करा रहा है, कोई कराता ही नहीं है। डाउटनट को इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों मिल गया, क्योंकि दुनिया में कोई डाउट नहीं सॉल्व करता है। डाउट सॉल्व करना सबसे बेकार काम लगता है सबको, तो डाउटनट को इसलिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल गया। जो दुनिया का सबसे वाहियात काम है, लोग कोई नहीं करना चाहता, उसी वजह से उसको फंडिंग मिल गया, और हम लोग वही काम कर रहे हैं।
लेकिन लोगों को वैल्यू समझ में थोड़े ना आएगा, तुम लोग ज्यादा ज्ञानी है। क्योंकि असाइनमेंट गिन चुन करके 2 या 3 लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि बाकी तो ऐसे देखते ही बन जाएगा, अच्छा हाँ ये तो ऐसा बन जाएगा। अरे देखो, बनाओ, उसके आंसर तक पहुंचो पहले, इसका आंसर ये आया क्या, और नहीं आया तो क्या गलती कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखते ही कहा ये तो बन जाना चाहिए, चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला भी बन जाना चाहिए, अच्छा ये वाला तो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनने का, बहुत भारी लग रहा है, चलो ठीक है सर से पूछ लेंगे। चलो ध्यान दो, तो इस केस में जब सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा तो सिमेट्रिकल कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग आराम से सिस ट्रांस ये मतलब सिस ट्रांस ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें सिस ओरिएंटेशन वाले पार्ट में हम लोगों का 2 आइसोमर निकल के आएगा और ट्रांस वाले पार्ट में हम लोग का 1 आइसोमर निकल के आएगा, दोनों मेजो रहेगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में जैसे जब हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये पॉइंट तो ध्यान रखना है, एंटी एडिशन वाला पार्ट होता है, और एंटी एडिशन वाले पार्ट में प्रोडक्ट बनाना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस उसमें अगर स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट इंक्लूड होगा तो हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क में दे रहे हैं तुम लोगों को, उन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना तुम लोग। और आज एमएस चौहान में हम होमवर्क दे रहे हैं, जो तुम लोग को पीडीएफ भेज रखा है एमएस चौहान में, उसी में क्वेश्चंस होमवर्क दे रहे हैं। तुम्हारे बुक्स में कौन सा क्वेश्चन है ये तो हमको ध्यान नहीं है, बट चलो ठीक है, बुक्स में अपना देख लेना, अगर बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो भी देख लेना, काम चल जाएगा। उसमें जो 4b है अल्कीन वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन में, मतलब हाइड्रोकार्बन में 3 पार्ट है, अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो अल्कीन वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 नंबर में खुद से दिमाग लगा के देखना। 5 नंबर में अगर खुद से दिमाग लगा के देखना नहीं समझ में आएगा तो आंसर देखना, और आंसर के हिसाब से उस क्वेश्चन के आंसर में कैसे पहुंच सकते हैं ये सोच के देखना। जो बेसिक लॉजिक है, एसिड बेस रिएक्शंस वगैरह सब, उन लॉजिक्स को अप्लाई करो, आंसर तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह के लॉजिक खुद से अप्लाई करके देखो। 7, 8। वैसे 8 नंबर सवाल तो हम तुम लोगों को बताया नहीं है, ये आज के टॉपिक से रिलेटेड है, Br2CH2Cl2, बट सोच के देखना, मतलब सवाल बहुत अच्छा है, जिसको सोचना होगा अपना आराम से सोच के देखना। 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 27 भी सोच के देखना, अच्छा सवाल है। 27, 28, 29, 31, 41, 31 के बाद 32 है, उसका गायब हो गया यहाँ पे, चलो ठीक है। 41, 42, 45, 46,
55, 56, 66, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 100, 101, 102, 107, 112, 13, 17, 119, 120, 121, 23,
सॉरी, 126, 29, 130, 132, 134, ट्राई करके देखना 135, ठीक ठीक क्वेश्चन है। पहले तो प्रोडक्ट बनाना भी होगा, प्रोडक्ट बनाना तो सिंपल सा केस बता दिया है, दोनों कार्बन के ऊपर हेलोजन ऐड कर देना है, प्रोडक्ट बन जाएगा। 37, 139, ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो पहले, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग होमवर्क देंगे। शायद इसमें 180 के अराउंड क्वेश्चन है, 190 के अराउंड क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, इतने क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही।